अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके इत्तेहादी शेख रशीद जब अपोजिशन में थे तो उस वक्त की हुकूमत को तारीखें देते थे एहतजाज की कि ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा, ईद के बाद एहतजाज होगा, गो नवाज गो होगा। अब जब ये हुकूमत में है तो अपोजिशन हुकूमत को तारीखें दे रही है और ना सिर्फ तारीखें दे रही है बल्कि तैयारी भी कर रही है। इस हफ्ते पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अहम इजलास हैं जिसमें उन्होंने हिकमत अमली तय करनी है। शहबाज शरीफ भी वतन वापस आ चुके हैं और शहबाज शरीफ के हवाले से तो एक बयानिया भी बनाया गया था हुकूमत की जानिब से कि वो मफरूर हो गए हैं, वो भाग गए हैं। शेख रशीद साहब ने भी 25 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि मैं पहले ही कहता था कि शहबाज शरीफ एनआरओ लेकर भाग जाएंगे, वो भाग गए हैं। शहबाज शरीफ के हवाले से क्या कहा था शेख रशीद साहब ने, सुनिए। कि मैंने लॉरियो आपको बताया था कि शहबाज शरीफ एनआरओ पे भाग रहा है। मैंने रोजे में हूं, मैंने खुद इसको भीख मांगते देखा है एनआरओ की। आप कौन है शहबाज शरीफ को ईद आके लाहौर कर ला बच्चों समेत, मैं भी उसी जामे मस्जिद में नमाज पढ़ूंगा ईद की। अंदर से ईद की नमाज पर तो नहीं पहुंचे शहबाज शरीफ, लेकिन जैसे कि पार्टी ने कहा था कि वो बजट इजलास से पहले पाकिस्तान में होंगे तो शहबाज शरीफ वतन वापस आ चुके हैं। और जैसे मैंने बताया PMLN के इस हफ्ते 2 अहम इजलास हैं। पीपल्स पार्टी का इजलास है, उसके बाद मुमकिन है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी हो जिसमें फाइनल हिकमत अमली तैयार की जाएगी कि अगर एहतजाज करना है तो एहतजाज की वजह क्या होगी और क्या चार्टर ऑफ डिमांड होगी अपोजिशन की। तो इस पर तैयारी इस वक्त जारी है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा फेडरल मिनिस्टर शेख रशीद साहब। शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। शेख साहब, 25 मई को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें आपने ये कहा था कि शहबाज शरीफ एनआरओ लेकर भाग गए हैं। आपका ये दावा तो दुरुस्त साबित नहीं हुआ क्योंकि शहबाज शरीफ साहब वापस आ गए हैं, न सिर्फ वापस आए हैं, पार्टी को लीड करेंगे और आपकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की हिकमत अमली भी बनाएंगे। देखिए, मैंने ये कभी नहीं कहा भाग गया। अगर कहा गया होगा तो माजरत खा हूं। मैंने कहा मैंने उसको एनआरओ मांगते देखा है। मैंने ये इल्ज़ाम किसी और पे नहीं लगाया और ये कोई टार्जन की वापसी नहीं है। मुझे पता है कि कितना बड़ा टार्जन है और लंदन से किन किन से राब्ते में था। ये डबल स्टैंडर्ड के सियासतदान है। मर गरीब गया है, मारा गरीब गया है, नुकसान गरीब का हुआ है, डॉलर का फ़ायदा अमीर लोगों को हुआ है, पड़े हुए अकाउंट्स और पड़े हुए बैंक बैलेंस बेहतर हो गए हैं, गरीब को सज़ा मिली है। ये आ रहे हैं सियासत चिमकाने के लिए और मैं जियो को बयान रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। दुनिया इधर की इधर हो सकती है, सूरज मशरक से मगरब निकल सकता है। मैं नवाज और आसफ जरदारी की सियासत नहीं देख रहा। इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। ये लोग इस मुल्क में जो नाटक रचाने जा रहे हैं इसमें ये खुद फंसेंगे। इस मुल्क में ऐसे हालात नहीं है। इस मुल्क की दुनिया में माशी बहरान जितना ख़तरनाक हो के सियासी नताइज भी उतने ख़तरनाक होंगे। और ये माशी बहरान इन्हीं चोरों ने पैदा किया है, नथू सिंह और फत्तू सिंह ने। ये किस मुंह से सियासत करने जा रहे हैं? लुटेरे, डाकू, बेईमान, करप्ट। और ये तासर दे रहे हैं जी कि हमने क्या किया है। ये माशी बहरान ही है शेख साहब, जिसकी वजह से ये कह रहे हैं कि हम सड़कों पर निकल के हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगे, नालायक और नाअहल हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि डॉलर जब बढ़ता है तो गरीब का नुकसान होता है, अमीर का तो नहीं हो सकता। ये वही बातें हैं जिस पर ये सड़कों पर निकलना चाहते हैं आपके खिलाफ। मैं एज ए पोलिटिकल वर्कर, सीनियर पोलिटिकल वर्कर हूँ इस वक्त पार्लियामेंटन, सबसे सीनियर पार्लियामेंटेरियन हूँ। इस वक्त अपोजिशन के पास पूरे रेसिपी नहीं है, वो तड़का लगाने वाली रेसिपी उसके साथ नहीं है। और आपको पता है कि जब तरीकें कामयाब होती हैं उसकी रेसिपी में क्या क्या अज्जा शामिल होते हैं। मतलब आप कहना हम फरीक हैं, वो शामिल नहीं होंगे इस तहरीक में। मैं अक्लमंदों से मुखातिब हूँ शहजाद, बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि वो मुझे पता है कि जुमला क्या इस्तेमाल करना है। दुआ और दगा में एक नुक्ते का ही फ़र्क है। हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे। हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे। लेकिन आमतौर पर जो अहम फरीक होते हैं वो नहीं है इसमें। मैंने कहा उनके पास रेसिपी नहीं है, उनके पास वो सारे अज्जाए तरकीबी नहीं है जो देख चढ़ाने के लिए ज़रूरत होती हैं। सो वो झक मार के देख लें अवाम किस हालत में उसके साथ और कितने निकलते हैं। ये बात की बात है। मौलवी साहबान काबिल एहतराम अंदर से बड़े सियाने होते हैं। अब देखना यह है कि फजल रहमान इनको इस्तेमाल करता है कि ये फजल रहमान को इस्तेमाल करते हैं। शेख साहब, तो आप कह रहे थे कि आपने देखा है शहबाज शरीफ को एनआरओ के लिए भीख मांगते हुए। अब जब वो मुल्क में वापस आ गए हैं तो आपके ख्याल में किसी डील के नतीजे में वापस आए हैं, अपने मामला तय करके वापस आए हैं या खुद ही वापस आए हैं? मैं शहजाद इतनी बात कह सकता हूँ, शहबाज विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है, नवाज शरीफ फिर भी इंडिपेंडेंटली खेल रहा है।
वो ये हर दफ़ा गारंटी देता है कि मैं भाईजान को समझाता हूँ, समझना उसकी खाक है, उसको लिफ्ट ही कोई नहीं है उधर, पूरा कब्जा हो गया है, वो खाली ऐसी है जुम्मा जंज के साथ है, अब फिरता फिरे रांझा फिरे गली गली, सारा उसकी पार्टी पे कब्जा, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट पॉलिसी पार्टी का पूरा उस पर कब्जा हो चुका है। शहबाज शरीफ जो है वो ऐसे ही है, जुम्मा जंज के साथ है। शेख साहब, जब आप ऑपोजिशन में थे, इमरान खान ऑपोजिशन में थे, तो आप तारीखें दिया करते थे कि हम हुकूमत गिरा देंगे, ईद के बाद, बड़ी ईद के बाद कुर्बानी होगी, दमादम मस्त कैलेंडर होगा। अब आप हुकूमत में हैं और ऑपोजिशन ये तारीखें आपको दे रही है, कैसा महसूस करते हैं आप? मैं कुछ महसूस नहीं कर रहा, आई एम रिलैक्स। मैं महसूस ये कर रहा हूँ कि मैंने ये कहा था कुर्बानी से पहले, कुर्बानी से पहले इनकी, देखें पनामा का केस शेख रशीद का केस था जनाब, 62 और 63 में शेख रशीद गया, इमरान खान का केस नहीं था जी। इमरान खान ने 62-63 की डिमांड नहीं की। आप ये भी बताएं, मैंने कहा ताबूत भी निकलेंगे, सबूत भी निकलेंगे, हर एक की अपनी आवाज़ है, शुगर माफिया की अपनी आवाज़ है, उसके खिलाफ बात नहीं हो सकती, क्योंकि क्लाइंट आपका जो है ना मीडिया का, वो गरीब आदमी है जो रात को होटल पे बैठता कहता है शेख रशीद लगाओ जी, उसको मैं दे कुछ नहीं सकता, सिर्फ उसको तसल्ली है कि उसकी आवाज़ है। शुगर माफिया वाला ने 70 रुपए की चीनी की है और पूरा सबसे, हमें तो पता ही नहीं था जी, मैं तो असद उमर के साथ खड़ा था कि कोई सब्सिडी नहीं देनी, गन्ने के पैसे देने हैं। अब हमें पता लगा कि सब्सिडी भी चोर के बच्चे ले गए। और ये शुगर माफिया के चोर सारी पार्टियों में, सारे आप्टमा ने लिया गैस में कंसेशन, सारे आप्टमा ने लिया बिजली का रेट, गरीब के रेट में रायत नहीं है। इन एक्सपोर्टरों ने, आप्टमा ने लिया बिजली के रेट में निर्ख लिए, नए गैस में लिए। क्या एक्सपोर्ट बढ़ी है जी? क्या एक्सपोर्ट बढ़ाई है? 150 रुपए का या 48 या 43 का डॉलर है, कम से कम 20-30% बढ़नी चाहिए थी। यही हम पैसे जो सब्सिडी के इन चोरों को दिए हैं और जो बिजली और गैस इनको सस्ती दी है, ये हम गरीबों को देते। आज मैं देखता कि ये गरीब के चेहरे पे खुशी देखता। इन चोरों और डाकुओं और लटेरों ने, इनकी पार्टी चोर पार्टियों को सपोर्ट करना है, ये सारी पार्टियों को फंड देते हैं। इस मुल्क का निज़ाम जो है वो निज़ाम दीन लोहार का निज़ाम है, जिसमें गरीब सिर्फ टीवी प्रोग्राम देखने के लिए पैदा हुआ है और ये चोर टीवी प्रोग्राम अपनी राय आमा और अपने मामला। तो शेख साहब, ये जो चार्जशीट कर रहे हैं, ये चार्जशीट तो आप हुकूमत के खिलाफ पेश कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ यानी कि अपनी हुकूमत के खिलाफ आप पेश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं एप्टेमा को सब्सिडी दे दी, शुगर माफिया को सब्सिडी मिल जाती है इस मुल्क में, अमीर तबके को मिल जाती है, माफिया को सब्सिडी मिलती है, गरीब के लिए कुछ नहीं है। तो ये आवाजें तो आपने उठानी है ना, आपकी हुकूमत ने फैसला करना है, इसीलिए अवाम ने आपको वोट दिया है। और अगर आप कहते हैं कि शुगर माफिया हर पार्टी में है, तो शायद आपका इशारा इमरान खान के इर्द गिर्द जो करीबी लोग हैं, जो उनके सीनियर एडवाइजर्स हैं, उनकी तरफ है शायद, और उन्हीं को इस वक्त जिम्मेदारी दी जा रही है कि ज़राअत के शोबे में तरक्की लेकर आए, ज़राअत का शोबा बेहतर बनाएं। तो एक तरफ तो आप कह रहे हैं ये माफिया है, फिर उनको जिम्मेदारी भी दी जा रही है कि तरक्की लेकर आए ज़राअत के शोबे में। मैं अक्लमंदों और पढ़े लिखे लोगों का लीडर हूं, मैं बेवकूफ़ों का लीडर नहीं हूं। बेवकूफ़ों के लीडर इधर उधर हैं, कभी लंदन होते हैं, कभी उधर होते हैं। मैं पढ़े लिखे मुहिब्बे वतन और कौमी सोच के लोगों का लीडर हूँ। लोग मुझे समझते और जानते हैं। अगर ये माफिया हमारे अंदर भी है तो ये जलीलो ख्वार होगा, हो रहा है, हो के रहेगा। इनके लिए बुरा वक्त है, इनके लिए बुरा वक्त है। पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि लोगों को समझ है कि चोर कौन है और चौकीदार कौन है, और इमरान खान के अलावा इस वक्त ऑप्शन नहीं है। इमरान खान के लिए मसाइल जो लोगों ने छोड़े हैं वो इन्हीं चोरों ने छोड़े हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हम लोगों के लिए आसानियां नहीं पैदा कर सके। इसलिए नहीं पैदा कर सके कि इस मुल्क में जो निज़ाम है, जो इंसाफ का निज़ाम है, वो इतना सुस्त रफ्तार है कि ये उसको अपने मफाद में इस्तेमाल कर। लेकिन इंसाफ के निज़ाम की खामियां नहीं है। आपकी अपनी हुकूमत ने एतराफ़ किया है कि पहले 8-9 माह में जो उनकी माशी पॉलिसीज़ थी वो फेल थी, इसीलिए पूरी इकनॉमिक टीम को तब्दील किया गया, इसीलिए फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर को हटाकर हफीज़ शेख साहब को आप लाएं, पूरी इकनॉमिक टीम तब्दील कर दी है। ये एतराफ़ है कि हमारी माशी पॉलिसीज़ ने जो है काम नहीं दिखाया, वो फेल्ड पॉलिसीज़ थी। का फेलियर नहीं मानता। देखें, पाक जब माइशत कमजोर होती है तो खारजा अमूर कमजोर हो जाते हैं। रूस में कोई मुल्क जब टूटा था तो किसी ने उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान से जुलूस नहीं निकाले थे जी।
अब देखें, सोच देखें कि हमारे यहाँ हिंदू दत्त का और इजराइली जूस का कैसे इत्तेहाद हुआ है। 301 मेंबर हैं बीजेपी के पार्लियामेंट में, एक मेंबर मुसलमान नहीं है। मोदी ने किसी मुसलमान को इस काबिल ही नहीं समझा कि उससे वोट मांगे। ये पाकिस्तान है जिसने मुसलमानों को दुनिया में हौसला दिया हुआ है। मोदी ने ना मुसलमानों से वोट मांगे ना मुसलमानों को टिकट दिया, और जो वो बड़ा एक नाटक खेलना चाह रहा है, जो इसराइल के साथ मिलकर, जो हिंदू दत्त और जूस मिलकर विद द सपोर्ट ऑफ सर्टेन सुपर पावर इस मुल्क में खेलना चाहता है, वो जनरल बाजवा ने उसको काउंटर किया। जनरल वो नहीं होता जो जंग लड़ के अपना मकसद हासिल करे, वरना मेरा तो सारे जो वो सुप्रीम कमेटी थी उसमें मजाक उड़ाते थे। शेख रशीद तो चाहता है कि जनाब अली ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। जनरल वो होता है जो बगैर मकसद के भी अपने जंग के मकासद हासिल करे। ये जो आप बार बार बातें कर रहे हैं कि मोदी ने मुसलमानों से वोट नहीं मांगा, इंडिया साजिश करता है पाकिस्तान के खिलाफ, तो मुझे एक बात बताइए कि मोदी के इलेक्शन जीतने के बाद वजीर आजम इमरान खान साहब ने 3 मरतबा राब्ता किया है। पहले ट्वीट किया, फिर फ़ोन किया, अब 2 रोज़ पहले ख़त लिखा है कि पाकिस्तान चाहता है कि मुज़ाकरात हो, कश्मीर के मामले पे हो, दहशतगर्दी के मामले पे हो। बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान की तरफ से ये पेशकश की जाती है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, हर इशू का हल मुज़ाकरात के जरिए निकलना चाहिए। लेकिन इतनी डेस्परेशन क्या ठीक है? क्या ये हमारी सिफारती नाकामी नहीं है कि हम बार बार पेशकश करते हैं और वहां से कोई मुस्बत जवाब नहीं आता? हमारी तरफ से यही पैगाम जाना चाहिए कि हम सुलह जो है, हम हालात बेहतर चाहते हैं। और मुझे अच्छा याद है कि एक दफ़ा बड़ी टेंशन थी, नवाज़ शरीफ के वालिद ने कहा कि जो भी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होगा वो सुलह और सफाई की तरफ जाएगा। मरहूम ने ये मुझे कहा। इस वक्त के जो हालात हैं, जैसे हमने बड़ा ज़बरदस्त जुमला अभी आपसे अर्ज़ किया है कि एक अच्छा काबिल जर्नैल वो नहीं होता कि जो जंग जीत के मकसद हासिल करे। एक अच्छा जर्नैल वो भी होता है जो बग़ैर जीत के जो है वो बग़ैर जंग के अपने मकासद को हासिल करे। हिंदुस्तान ने पहले भी जो कोशिश की उसको काउंटर किया जाएगा। यकीनन हिंदुस्तान कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान की सरहदों को छेड़ा जाए और पाकिस्तान को अंदर से तबाह और नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा। और हमने जो जेस्चर शो किया है, इमरान खान ने एक अच्छा जेस्चर शो किया है। जो होना है वो तो होना ही है बिलाखिर अल्टीमेटली, लेकिन हमने एक जेस्चर शो किया है कि वी वांट पीस, वी वांट टू लिव विद एज ए रिस्पॉन्सिबल नेबर बिकॉज वी आर ए एटॉमिक फोर्स। और हम उस जगह हालात को, अगर कोई मसलत ही करने जा रहा है हालात को, बुरे हालात को, तो फिर उसकी कीमत जो है दुनिया में एक ये तय किया जाएगा कि वी ट्राइड आवर बेस्ट बट अनफॉर्चुनेटली दे डिडंट गिवन अस। हाँ करते हैं, लेकिन वहां से कोई मुस्बत जवाब नहीं आता। आपको पता है कि जब नवाज शरीफ ट्राई करते थे तो उनको किन नामों से बुलाया जाता था, मोदी का यार, और हम ये कहते थे उस वक्त जब आप ऑपोजिशन में थे कि इतनी डेस्परेशन शो करने की क्या जरूरत है। लेकिन इन मामलात में जब आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनल खतरात हैं, माशी पॉलिसीज की वजह से इंटरनेशनली हम वीक हो जाते हैं, फिर इस वक्त हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने का सोच रही है, माशी चैलेंजेस हैं, इतने सारे चैलेंजेस में आपके ख्याल में ये जो रेफरेंस जजेस के खिलाफ हुकूमत लेकर आई है, क्या ये टाइमिंग दुरुस्त थी? क्योंकि बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये टाइम दुरुस्त नहीं था ये काम करने का। अदलिया की सूरत हाल पे अगर मुझे माफ़ कर दें तो मेहरबानी होगी। इस मुल्क ने अगर चलना है तो उसके 4 मेजर पिलर हैं। अदलिया है, आप मीडिया हैं, फ़ौज है, सियासतदान है और हुकूमत है। 5 बेसिक पिलर हैं और इसमें अदलिया का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। हालात जो हैं वो इतने गंभीर हैं कि इस रेफरेंस पर तबसरा करने से पहले ये भी सोच लें कि ये रेफरेंस क्यों, किस लिए और क्यों कर दाखिल किया गया। मैं ये समझता हूँ कि इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि ये किन हालात में रेफरेंस दाखिल किया गया है। और कोई मुल्क दुनिया का जमहूरियत के जो बुनियादी असूल हैं, अगर उसको आप बालाए ताक रख देंगे, अगर आप उसको किसी फ्रिज में लगा देंगे, तो फिर जमहूरियत लंगड़ी और लूली होगी, और लंगड़ी और लूली जमहूरियत जो होती है वो देर पा नहीं होती। शेख साहब आप ठीक कह रहे हैं, इस केस पे तबसरा नहीं कर सकते, मामला सब जुडिस है, फैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने करना है, ना ही पैमरा हमें इजाजत देता है कि हम इस इशू की, इस केस की मेरिट पे बात करें। मैं आपसे सियासी सवाल कर रहा हूं, सियासी तौर पे आप टाइमिंग को कैसा देखते हैं? दुरुस्त वक्त है या वैसे ही क्योंकि इतने सारे मसाइल हैं तो उसमें मजीद नहीं उलझना चाहिए था हुकूमत को? सोच समझ के सारे काम किए जाते हैं, अगर उलट हो जाए तो ये और बात है। हर चीज़ बैक वक्त 2 नुक्तों से देखी जाती है।
और बाज़ नुक्ते जो होते हैं वो हुक्मरानी और तरीके से देखती है और अपोजिशन और तरीके से देखती है। मैं कोई टेक्निकल आदमी नहीं, इसलिए आपसे माजरत की है, लेकिन जो भी ये रेफरेंस दाखिल हुआ है सोच समझ कर ही हुआ होगा। अच्छा, एक और भी चैलेंज है तहरीक इंसाफ के लिए। अपने वुज़रा आपस में लड़ते रहते हैं। पहले मामला शायद फवाद चौधरी नईमुल हक का था, शाह महमूद, जहांगीर तरीन, अब दोबारा फवाद चौधरी और फिरदौस आशिक अवान साहिबा के एक दूसरे के खिलाफ बयानात आ रहे हैं। तो मुझे ज़रा बताइएगा कि आपकी जो तजवीज़ थी कि अपने गंदे कपड़े पब्लिक में टीवी पे ना धोएं, बंद कमरों में मसाइल को हल करें, क्या आपके तजर्बे से, आपकी बातों से फ़ायदा नहीं उठा रही तहरीक इंसाफ की हुकूमत? मुझे नहीं कहना चाहिए था। इमरान खान से मेरी बात है, वो काफ़ी है। मेरा देखें ना, लोग तो मुझे सारी कौम सारे यही ताना देते हैं कि मैं एक सीट का लीडर हूँ। मुझे शुक्र है कि मैं एक ही सीट का लीडर हूँ, वरना शायद मसले पैदा हो जाते। मैंने जो कहा कि हमें गंदे कपड़े अपने टीवी पे नहीं धोने चाहिए, अपने घरों के, अपनी कमरों के अंदर धोने चाहिए जी। मेरा ख्याल है वैसे ही आप जैसे एंकर ने मेरे मुंह से ये जुमला निकलवा दिया। अच्छा। ये मैंने कहा है, इसके अच्छे नतायज हैं या बुरे नतायज हैं इसका मुझे मालूम नहीं, लेकिन आपकी बात में खास अच्छे नताइज नहीं है इसके। कोई बात नहीं, मैं इन चीज़ों से नहीं घबराता। शेख साहब की वजारत के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि आपने ये दावा किया था कि जो खसारा है उस वक्त 40 अरब का था, आपके टाइम में 8 माह में 29 अरब रुपए का रेलवे का खसारा हो चुका है। आपने कहा था कि एक साल में, यानी कि दिसंबर 2019 में आप ये खसारा खत्म कर देंगे। जरा मुझे बताइए कि कैसे होगा? 6-7 महीने रह गए इन 2019 के अख्ताम को, कौन सी जादू की छड़ी है जिससे आप ये खसारा खत्म कर देंगे 35 से 40 अरब रुपए का? देखिए, मैंने कौम को ये कहा कि 24 अगस्त को मैंने गवर्नमेंट मिनिस्टर बना था, हालांकि मैंने 4 सितंबर में लिया था जाके। मेरा कोई इतना लाहौर, अभी भी आपको लाहौर से मैं 2 दिन लाहौर में होता हूँ हेडक्वार्टर में, मिनिस्ट्री तो लाहौर में। मैं कौम से, मेरा वादा है कि मैंने 24 अगस्त 30 दिसंबर को रेलवे मिनिस्ट्री भी देगी, क्योंकि खसारा लोगों ने अरबों रुपए के सिर्फ इंजन ख़रीदे और हार्बर वैगन्स ख़रीदी, कोई सिग्नल को नहीं ठीक किया, ट्रैक को नहीं ठीक किया, सिर्फ मशीनरी कमीशन खाने के लिए ख़रीदी। 1 रुपए की हमने मशीनरी नहीं ख़रीदी जी। ये 34 गाड़ियाँ चलाई हैं, सब पुराने डब्बे जो बेनज़ीर की शहादत के दौरान जल गए थे, कुछ और इनको ठीक करके चलाई है। 5 अरब रुपया हमने सिर्फ, दुनिया में पैसेंजर ट्रेनें कभी नफ़े में नहीं चलती, पाकिस्तान की ये वाहिद रेलवे मिनिस्ट्री है जिसमें हम 5 अरब मुनाफा कमाएँगे उसी स्टाफ से। और इसमें आप ये देखें कि 25 अरब रुपए का तो हमारा लोन है हम पे, हमारा 30-35 अरब रुपए का पेंशन है, 30-31 रुपए की हमारी तनख्वाहें हैं। लेकिन मेरा ये कौम से वादा है कि मैं 24 अगस्त को कौम से रेलवे का एहतसाब के लिए अपने आप को पेश करूँगा और एक बड़ा खसारा कम करूँगा। मैंने कभी ये नहीं कहा कि सारा ख़त्म कर दूँगा, इसके लिए कम से कम 5-10 साल चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा खसारा है। पुराना ट्रैक है, ML1 आ गया, ML1 इन्होंने सारा ट्रैक तबाह कर दिया इंतज़ार करते करते कि ML1 आ रहा है। सो मेरी ज़िंदगी के 2 ही मिशन थे। 14 साल पहले ML1 की बुनियाद रखी थी, मैं दोबारा वज़ीर आया हूँ। मैं ML1 और नाला ली के बाद सियासत को सलाम कह दूँगा। शेख साहब, ये बात आपको तो पता होना चाहिए रेलवे के क्या हालात थे। ये दूसरी दफ़ा आप रेलवे के वजीर बने, अब आप कह रहे हैं कि 5 से 10 साल लगेंगे खसारा ख़त्म करने में। उस वक्त आप कह रहे थे 1 साल में ख़त्म कर दिया जाएगा। ये तो यू टर्न लिया है आपने फिर। मैं आपको कह रहा हूं कि 24 अगस्त को कौम को बताऊं खसारा कम किया है। 24 या 25 जो भी डेट हो जाएगी, 24 को मैंने आ गया था, मैंने मिनिस्ट्री ले ली थी और मेरे पास कोई ऐसी छड़ी नहीं है और फ्रेट और एक वैगन नहीं है, एक पैसेंजर नहीं है। मुझ पे ये इल्ज़ाम है कि मैंने इतनी ट्रेनें चला दी हैं कि एक कोच भी खाली नहीं है और इंशाअल्लाह ताला खसारे में कमी होगी और बड़ी वाज़े कमी होगी इंशाअल्लाह। लेकिन ये खसारे में कमी होगी कैसे? स्ट्रेटेजी क्या आपकी? क्योंकि यही रिपोर्ट जो आपके इदारे रेलवे ने दी थी नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी को, उसमें यह भी बताया था कि जो 10 ट्रेन आपके दौर में शुरू की गई पहले 8 माह में, वो खसारे में है। अगर नई ट्रेन से भी खसारा बढ़ रहा है तो जो ओवरऑल खसारा है वो कैसे कम होगा? वो भी बढ़ता रहेगा फिर। ट्रेनें नफ़े में हैं, कोई पैसेंजर ट्रेनें नफ़े में नहीं होती। जो नई ट्रेनें मौजूदारो बेचारी शालती बटाई 10-10, 8-8, 20 रुपए की टिकट है, अगर उस पर 50 लाख या 1 करोड़ का खसारा भी हो गया, हम चोरों ने अरबों रुपया लूटा है। हम इतने बड़े डकैत और हम चोरों ने हैं इस रेलवे में कि खा गए हैं इस रेलवे को। अरबों रुपए के इंजनों में कमीशन है, 20 इंजन नए आए खड़े हैं इतने महीनों से, अब कल कहते हैं शायद ठीक हो जाएंगे। सर जी, गरीब को ज़रा सा भी कोई मिलता है ना। अभी भी मैं, इतना बड़ा तेल महंगा हुआ है, मैं कौम से वादा करता हूँ
कि कोई नफ़ा नहीं लूँगा इकॉनमी की सीट पर गरीब आदमी से, जितने में फ्यूल और तनख्वाह पड़ती है उतने की टिकट दूंगा। मतलब आप कह रहे हैं कि बजट के बाद भी कोई इजाफा नहीं होगा रेलवे की टिकट की कीमत में? गरीब आदमी के लिए जो इकोनॉमी में सफर करता है उस पर कोई इजाफा नहीं होगा? नहीं। देखें, कम से कम मैंने ये एक दिन कहा है कि नहीं करूँगा, वरना ये खसारा कम करने की मैं उससे नफ़ा नहीं लूँगा जी। बढ़ाऊँगा एसी के किराए, कल बजट आ जाए इंशाअल्लाह ताला, नो प्रॉफिट नो लॉस पे गरीब। लेकिन अब गरीब, मेरे पास गरीब को देखें ना, अब मेरे पास जगह ही नहीं है ट्रेन में जी। नई पैसेंजर ट्रेनें जब लेने जाते हैं तो उसमें कमीशन एजेंट आ जाते हैं, सिंगल टेंडर करते हैं, ये सारे चोर बड़े मिल जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि उम्र के इस हिस्से में मेरे पे भी कुछ धब्बा लगे। मैंने 7 मिनिस्ट्रियां की हैं, 8वीं मेरी वजारत है। सही, कीमत बढ़ाएंगे आप, लेकिन नो प्रॉफिट नो। बहुत बहुत शुक्रिया। शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। वफाकी हुकूमत मंगल को बजट पेश करने जा रही है और ऑपोजिशन महंगाई के खिलाफ तहरीक चलाने जा रही है। ऑपोजिशन जमातों ने कहा था कि ईद के बाद हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा, लेकिन आने वाला हफ्ता सिर्फ हुकूमत के लिए टफ नहीं होगा, क्योंकि ऑपोजिशन की 2 बड़ी जमातों के रहनुमाओं के खिलाफ भी आइंदा हफ्ते अहम समातें होने जा रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन के खिलाफ जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत की दरख्वास्तों पर समात कल होगी। 29 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर की अबूरी जमानत में 10 जून तक तौसी की थी। इस समात की अहम बात यह है कि नैब पहले ही आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी कर चुकी है, जिसका मतलब यह है कि जमानत में तौसी ना होने की सूरत में आसिफ अली जरदारी को भी जेल जाना पड़ सकता है। नवाज शरीफ मजीद जेल में रहेंगे या तिबी बुनियादों पर रिहाई मिलेगी, इसका फैसला भी आने वाले दिनों में हो जाएगा। 11 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में तिबी बुनियादों पर जमानत की समात होगी। यही नहीं, 11 जून को हमजा शहबाज को 2 केसेस में अबूरी जमानत खत्म हो रही है। नैब ने हमजा शहबाज के खिलाफ 3 रेफरेंसेस दायर कर रखे हैं। 13 जून को शहबाज शरीफ को एहतसाब अदालत ने आशियाना हाउसिंग स्कीम और रमजान शुगर मिल केस में तलब कर रखा है। इन सियासी केसेस की समातों के अलावा एक अहम तरीन केस की समात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 14 जून को होगी। हुकूमत इंडिया के जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर किया हुआ है, इसीलिए अदालती सतह पर आने वाला हफ्ता अहम है। सियासी गहमा गहमी बढ़ेगी, जमानतें मंसूख हुई तो अहम गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफी, सीनियर तज्जिया का सुहेल वड़ाइच। सुहेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस वक्त ऑपोजिशन तैयारी कर रही है कि कैसे टफ टाइम देना है हुकूमत को, हिकमत अमली बना रही है कि अगर हमने एहतजाज करना है तो हमारी चार्टर ऑफ डिमांड क्या होंगी, किन इशूज़ पर हम एहतजाज करेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि आने वाला हफ्ता शायद सिर्फ ऑपोजिशन की तरफ से ही टफ टाइम ना हो, ऑपोजिशन को भी टफ टाइम मिल सकता है, क्योंकि कुछ अहम केसेस की समात है। फैसला होना है कि नवाज शरीफ साहब जेल में रहेंगे या तिब्बी बुनियाद पर उनको जमानत मिलेगी। आसिफ अली जरदारी साहब की जो जमानत है, अबूरी जमानत, वो कल ख़त्म हो रही है। इसी तरीके से हमजा की जो जमानत है वो भी 2 दिन बाद ख़त्म हो रही है। तो अगर इनकी ज़मानतों में तौसी नहीं होती तो शायद इनको जेल जाना पड़ सकता है। तो आप समझते हैं कि ये जो आने वाला हफ्ता है इन अदालती केसेस की वजह से बड़ा अहम है ऑपोजिशन के लिए भी? ये दुरुस्त है कि आने वाला हफ्ता भी अहम है और जून जो है वो सारा ही अहम है, क्योंकि बजट भी आना है, मुआशी मुश्किलात में भी इजाफ़ा होना है, टैक्स भी लगने हैं, हुकूमत को फेस भी करना पड़ेगा। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि हुकूमत की स्ट्रेटजी ये लगती है कि जरदारी साहब से वो उसी तरह डील करना चाहते हैं जैसे नवाज़ शरीफ से, यानी वो अदालत से जब उन्हें सज़ा होगी तब ही पकड़ेंगे, शायद उससे पहले उन्हें वो पकड़ना नहीं चाहते। वो उसी तरह करेंगे कि अदालत की सज़ा हुई है। नैब ने अगर पकड़ा तो ज़ाहिर है ये इल्ज़ाम लगेगा कि पीटीआई ने जो है उनको गिरफ़्तार कराया है, वो ये इल्ज़ाम नहीं लगने देना चाहते। दूसरी बात यह है कि अभी जो अपोजिशन है वो इस पोजीशन में नहीं है कि लोगों को बाहर निकाल सके, और लोग उस वक़्त निकलेंगे जब महंगाई और लोगों के घर का चूल्हा ठंडा होगा। पाकिस्तान की जितनी भी तहरीकें चली हैं, बल्कि दुनिया की जितनी भी तहरीकें चली हैं, उनमें 2 ही बुनियादें होती हैं। एक बुनियाद होता है मईशत, जब मईशत ख़राब हो तो तहरीक चलती है। अभी भी मईशत बहुत ख़राब है, लेकिन बॉयलिंग पॉइंट तक पहुंचने में जुलाई अगस्त तक बॉयलिंग पॉइंट पहुंचेगा। अभी लोगों को उम्मीद है कि शायद कोई रिलीफ मिल जाए। लोगों के अपने दुख होते हैं, अपने गम होते हैं, जिसके लिए लोग निकलते हैं।
तो अब भी ये गिरफ्तारियां डेफिनेटली प्रेसिपिटेट तो करेंगी, ये लोगों को उभारेंगे तिसाई, लेकिन ये वाहिद वजह नहीं बन सकती तहरीक की। ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। आप कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब को नैब गिरफ्तार नहीं करेगी जब तक अदालती हुक्म नहीं आता, यानी कि जब तक उनके खिलाफ कोई कन्विक्शन नहीं आती। तो इसका मतलब ये है कि जैसे शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी हुई थी, जब उनका केस चल रहा था उसके दौरान ही नैब ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसका बड़ा सख्त रिएक्शन भी आया था और हुकूमत को उसका सामना भी करना पड़ा था। ये दोबारा नहीं होने जा रहा आपके ख्याल में? जी, मेरी राय में क्योंकि हुकूमत को मौके थे, नैब के पास ऐसे मौके थे, उन मौके से फ़ायदा नहीं उठाया गया। तो इसलिए लगता है कि वो चाहते हैं कि अदालत से फ़ैसला आए तभी ये गिरफ़्तारी करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ दोनों को इकट्ठे कैद कर देना, इतनी तो समझ पीटीआई में भी है कि ये वो इतना बोझ उठा नहीं सकते। हाँ, अदालतों की तरफ से अगर गिरफ़्तारी होगी या सज़ा होगी तो वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है। उसमें फिर हुकूमत जो है वो कहती है कि जी ये हमने नहीं किया। दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि माशी हालात अच्छे नहीं है, लेकिन अभी बॉइलिंग पॉइंट पर नहीं पहुंचे। शायद जुलाई अगस्त वो टाइम हो और उस वक्त आप कह रहे हैं कि अगर कोई तहरीक चलती है तो आवाम भी साथ देंगे। लेकिन ऑपोजिशन ने तो कहा था कि ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा। शहबाज शरीफ साहब भी वापस आ चुके हैं, अपनी अपनी पार्टी की मीटिंग्स भी हैं। उसके बाद कहा था कि फजल रहमान साहब की सरबराही में एक APC बुलाई जाएगी जिसमें फाइनल हिकमत अमली तैयार होगी। तो ये सब आप होता हुआ अनकरीब नहीं देख रहे हैं? इसमें कुछ वक्त लगेगा आपके ख्याल में, अगर इन्होंने सड़कों पर निकलने का इरादा किया हुआ भी है तो? जी हाँ, वक्त लगता है। अभी ये मीटिंग्स करेंगे, उसके लिए प्रेपरेशंस करेंगे, फिर ये अकेले कुछ नहीं कर सकते अगर अवाम ना निकलें। तो ये सारा जो है एक ख़ास बॉइलिंग पॉइंट पे सिचुएशन पहुंचती है, ठीक है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट पे अभी मुझे लगता है कि 1-2 महीने 3 महीने हुकूमत के पास हैं कि बॉइलिंग पॉइंट पे ना पहुंचने दें मामलात को, और अपोजिशन के पास हैं कि वो इनको बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचाए, इतना प्रेस करे, इस तरह से लोगों से इन्वॉल्व हो, जलसे करे, जुलूस करे। तो ये सारा कुछ होगा तो तब जाके कहीं अवाम में तारुक आता है। अचानक आतिश फ़शां जो है वो नहीं की तरह तहरीक नहीं चलती, इसके पीछे एक पस मंज़र होता है। तो वो पस मंज़र बन रहा है, लेकिन अभी फाइनल स्टेज पे नहीं पहुंचा। अब ये माशी बहरान है, हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ऑपोजिशन कह रही है कि हम कैंपेन करेंगे, सड़कों पर आएंगे। ये तमाम चैलेंजेस से निमटना है इस वक्त हुकूमत वक्त को। ऐसे में एक और अहम केस भी सामने है, हुकूमत की तरफ से रेफरेंस गया है जजेस के खिलाफ। ये मामला, इसकी टाइमिंग देखते हैं, क्या हुकूमत अपने आप को बहुत सारे मामलात में उलझा रही है? मेरा ख्याल है हुकूमत का ख्याल है कि दे विल ईज़िली विन, एंड क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ डिवाइडेड हैं, वो कोई जॉइंट फ्रंट दे नहीं सकती। वकला से उन्हें डर है लेकिन ज़ाहिर है उसमें भी डिवीजन आएगी आने वाले दिनों में, और इससे एक बैड ब्लड क्रिएट होगा डेफिनेटली। और डेफिनेटली जो मूवमेंट है उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें से एक ये भी होगा। लेकिन मेरा ख़्याल है कि हुकूमत को कोई इसमें डिफ़िकल्टी ऐसी नज़र नहीं आ रही कि इसके नतीजे में हुकूमत चली जाएगी या बहुत बड़ी मुश्किल में आ जाएगी। टफ़ टाइम होगा, लेकिन वो विक्ट्री हासिल करते हैं, अगर हुकूमत हासिल करती है तो वो उसको एक तरह से बहुत बड़ा रिलीफ होगा कई महीनों के लिए। और अगर हुकूमत को इसमें नाकामी होती है तो सुबकी होगी, कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सोहेल बड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 2 जुलाई को खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अजला की 16 सूबाई नशिस्तों पर इंतखाबात होने हैं, लेकिन अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा गया है, जिसमें उन्होंने ये दरख्वास्त की है कि इलेक्शंस को 20 दिन मुलतवी किया जाए। जो ख़त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से लिखा गया है उसमें यह कहा गया है कि नए जमशुदा अजला में इंतखाबात को सबोताज करने के खतरात मौजूद हैं और अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का खतरा है। खत में यह भी कहा गया है कि सियासी क़यादत को भी निशाना बनाने के हवाले से खदशात मौजूद हैं। इस खत में मजीद कहा गया है कि शुमाली वज़ीरिस्तान में हालिया वाक़यात के बायस भी इंतखाबात मुलतवी किए जाएँ, जबकि लेवीज़ और खासादार फोर्सेस के इख्तियारात की मुंतकली की वजह से भी मसाइल का सामना है। तो जो इंतखाबात 2 जुलाई को होने थे, अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि 20 दिन इसको डिले किया जाए। जो आईनी नुक्ता है वो ये है कि 25 जुलाई से ज़्यादा ताख़ीर नहीं हो सकती, क्योंकि जो बिल पास हुआ था
पिछले साल उसमें यह कहा गया था कि जो इंतखाबात होने हैं कबायली इलाकों में वो 25 जुलाई 2019 से पहले होने हैं। तो इस वक्त जो दरख्वास्त है केपी हुकूमत की वो 20 दिन ताखीर की है। लेकिन अहम सवाल ये पैदा होता है कि जो वजूहात बताई गई हैं, क्या ये वजूहात 20 दिन के बाद खत्म हो जाएंगी? क्या हालात बेहतर हो जाएंगे? और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शौकत यूसुफजई। शौकत यूसुफजई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। 2 जुलाई को खैबर पख्तूनख्वा के जो नए जमशुदा अजला हैं, जो ट्राइबल अजला है, वहां पर इंतखाबात होने हैं। लेकिन आपकी हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो खत लिखा गया है उसमें आपने ये रिक्वेस्ट की है कि 20 दिन के लिए मुलतवी कर दिए जाएं ये इंतखाबात, क्योंकि मुख्तलिफ वजूहात आपने बताई अपने इस खत में, जिसमें आपने कहा है कि दहशतगर्दी का खतरा है, अफगानिस्तान से दहशतगर्द आते हैं, हमला करते हैं। आपने ये भी कहा है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको थ्रेट है। इस किस्म के आपने कुछ रीजंस बताए हैं। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं कि 20 दिन में क्या ये तमाम मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? क्या जो अफगानिस्तान से दहशतगर्दी होती है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी, जो 2 जुलाई को नहीं हो सकती? और जो बाकी वजूहात भी बताइए कि वो 20 दिन में मसाइल तमाम हल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट हैं उनका थोड़ा सा आपने देखना होगा कि ज़्यादातर जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे, उनकी जो बाउंड्रीज़ है वो अफ़गानिस्तान के साथ लगी हुई है। और बाकी चूँकि फाटा का जो एरिया है मेजॉरिटी वो तो क्लियर हो चुका है, लेकिन एक एरिया ऐसा है नॉर्थ वज़ीरिस्तान में जो कि वो खुला हुआ है इस वक्त, और वो सर्दियों की वजह से वहाँ क्लियरेंस नहीं हो सकी थी, तो अभी वहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है। तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, 10 दिनों में हमने देखे कि हमारे बहुत ही कीमती फ़ौजी जवान, 10 फ़ौजी जवान शहीद हुए हैं। तो जो सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है उसमें अगर हम इंतखाबात की तरफ जाते हैं, वहाँ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो ये थ्रेट्स बिल्कुल हैं, ये ख़तरा है कि अफ़गानिस्तान बॉर्डर से वहाँ से दहशतगर्दी हो। तो इसके ख़तरे के पेश नज़र हमने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने रिक्वेस्ट की है इलेक्शन कमीशन को कि थोड़ा वक्त दे दिया जाए। जो आइनी मुद्दत है उसमें 20 दिन हम एक्सटेंशन कर सकते हैं। लेकिन 20 दिन में क्या होगा? 20 दिन में कोई स्पेशल ऑपरेशन है जो कि मुकम्मल करना है? उसकी तफसीलात मुझे बता दीजिए। आपने कहा कि अफगानिस्तान से बॉर्डर लगता है, वो बॉर्डर तो चेंज होने वाला नहीं है 20 दिन में। 20 दिन में ऐसा क्या हो जाएगा जो पिछले इतने दिनों में नहीं हुआ है? शुमाली वजीरिस्तान का ऑपरेशन तो मुकम्मल हो चुका है, वहां से तो लोगों ने नकल मकानी की, ऑपरेशन मुकम्मल हुआ, लोग वापस गए हैं, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा डेवलप हो रहा है, डेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका है। तो अब 20 दिनों में क्या हो जाएगा ऐसा? देखिए, एक पोर्शन था जो रह गया था जो अफगान बॉर्डर के साथ लगा हुआ था। मैंने आपसे कहा कि वहाँ पे चूँकि सर्दी का जो मौसम था उसकी वजह से वहाँ ऑपरेशन नहीं हो सका था, और वहाँ जो फेंसिंग का काम है वो रुक गया था। अभी चूँकि साथ साथ वो क्लियर भी हो रहा है और साथ फेंसिंग भी हो रही है, तो इंशाअल्लाह ताला 15-20 दिनों में वो फेंसिंग मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद फिर जो अंदरूनी तौर पे हम चूँकि वो फेंसिंग हो जाएगी, जो वो है दहशतगर्दों का आना जाना वो बंद हो सकता है, तो उससे फिर हम हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है फिर वो अपने अंदरूनी मामलात को वो कवर कर सकते हैं। इस वक्त देखें, लेकिन शौकत साहब, अगर एक इलाके का मसला है तो गालिबन एक कॉन्स्टिट्यूंसी का मसला होगा, तो इससे जो बाकी 15 कॉन्स्टिट्यूंसीज में इलेक्शंस है वो कैसे मुलतवी हो जाएं? नाम छप चुके हैं, जो नुमाइंदे हैं वो इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, उन्होंने अपना बजट एलोकेट कर दिया है। इसको अगर 20 दिन आगे बढ़ाएंगे तो ज्यादा मसाइल होंगे। अगर किसी एक हल्के का मसला है तो उस पर रिक्वेस्ट की जा सकती है कि वहां पर बाद में इलेक्शन करवा दी जाए। चूँकि इलेक्शन पूरे मर्ज एरिया के अंदर हो रहे हैं ना, तो वहाँ से एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना कोई इतना मुश्किल तो नहीं है। वहाँ सारा पहाड़ी एरिया है, फिर आपको पता है कि उस तरह का वहाँ पे निज़ाम अभी फ़ाल नहीं हुआ है जिस तरह के यहाँ के पुलिस निज़ाम है हमारा। वहाँ भी जो खासादार हैं, जो लेवीज़ हैं, उनके सुपुर्द हुआ है वो। अभी उनको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी देनी है, तरबियत भी उनकी हो रही है। 2018 में इतने बड़े आम इंतखाबात हुए और सिर्फ MNA की जो नशिस्तें थी ट्राइबल एरियाज में, वहां नहीं बल्कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा में हुए। अगर ये ऐसा ओपन एरिया है कि यहां से दहशतगर्द आके सॉफ्ट टारगेट कर सकते हैं, तो फिर हमने 2018 के इतने बड़े इंतखाबात कैसे करवा लिए? खैबर पख्तूनख्वा में तो वाकयात भी हुए हैं। हारून बिलोर साहब का पेशावर का वाकया हमारे सामने है। इसके बावजूद आपकी हुकूमत ने या उस वक्त केयर टेकर हुकूमत ने या किसी पार्टी ने यह नहीं कहा कि ताखीर करवाई जाए। तो इस वक्त मुझे ये समझ नहीं आ रही कि 20 दिन में क्या सूरत हाल बदल जाएगी। और इस वक्त तो हमारे पास बेहतरीन मौका यह है, पाक फौज जिसने अपनी जिम्मेदारियां इलेक्शन में निभाई थी, अब तो उनका सारा फोकस ट्राइबल एरियाज पे हो सकता है, वो बड़ी अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो क्यों पे ये मुतालबा कर रही है आपकी हुकूमत के ताखीर की जाए? मुझे कोई वजह नहीं नजर आ रही इसकी। देखिए, जब आप पूरे उसमें खैबर पख्तूनख्वा में और फाटा के अंदर इलेक्शन हो रहे थे, तो
ये जो जहाँ जहाँ से दहशतगर्दी हो सकती थी उनके लिए स्पेस काफ़ी था ना, लेकिन इस वक्त जो ऑपरेशन हो रहा है वो मखसूस एक जगह पे हो रहा है, जिसके बाद कहीं उनके लिए छुपने की जगह नहीं है। ये जो रिक्वेस्ट की आप लोगों ने 20 दिन की ताखीर की, क्या इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस की मुशावरत शामिल थी? उन्होंने कहा कि 20 दिन हमें दे दें, हम सिक्योरिटी क्लियरेंस कर देंगे, हम जो है ऑपरेशन मुकम्मल कर लेंगे। इस तरह की कोई कम्युनिकेशन आपसे हुई है? जो इस वक्त आपको पता है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे हैं, फिर हमारे इंटेलिजेंस इदारे हैं, उन सब से मुशावरत के बाद खैबर पख्तूनख्वा ने ये फ़ैसला किया है। ज़ाहिर है अकेला किसी एक का फ़ैसला तो है नहीं, इसमें तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखा गया है। सिक्योरिटी के मामलात फ़र्स्ट प्रायोरिटी रखी गई है, क्योंकि इलेक्शन हो रहे हैं तो इलेक्शन में हम चाहते हैं कि जो भी लोग कैंपेन करना चाहें वो आज़ादी से कैंपेन चलाएं। इसमें सर आज़ादी से ही हो रहा है, जो नुमाइंदे हैं उनकी तरफ करें। से कोई शिकायत नहीं आई है कि हमें किसी किस्म का प्रॉब्लम है। जो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं वो ये नहीं कह रहे हैं, वो ये मुतालबा नहीं कर रहे हैं कि ताखीर की जाए। वो चाहते हैं कि इलेक्शन बर वक्त हो जाए। हमने नहीं देखा कि शुक्र है खुदा का कि किसी पर हमला नहीं हुआ, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई है। आप ठीक कह रहे हैं कि पाक फौज के जवान हमारे और ऑफिसर्स उन पर हमले हुए हैं, लेकिन जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं उन पे किसी पे हमला नहीं हुआ, जिसमें आपने खदशात का इज़हार किया है कि पॉलिटिकल लीडरशिप भी वो भी अंडर थ्रेट है। और हमने कहा 2008 में बदतर हालात थे, पूरे केपी में इंतखाबात हुए, ट्राइबल एरियाज में हुए, 2013 में हुए, 2018 में हुए रिसेंटली। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि जो इंटेलिजेंस इदारे काम कर रहे हैं ना, उनकी रिपोर्ट्स के पेश नज़र ये फैसला हुआ है। अब जाहिर है इंटेलिजेंस इदारे जो है वो ऐसे हैं कि उन्होंने बड़े ऑथेंटिक ये रिपोर्ट्स दी, उसके पेश नज़र ये ठोस फैसला लिया गया, इतना बड़ा फैसला किया गया। मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी के शौक पे या किसी की मर्जी पे फैसला हुआ है, बाकायदा इस पे वर्क हुआ है। और लेकिन इल्ज़ाम ये लग रहा है कि आपकी हुकूमत चाहती है कि आपको कुछ और वक्त मिल जाए ताकि बजट भी पास हो जाए, एलोकेशन हो जाए फाटा फंड्स के लिए, आप लोग तरक्याती काम कर लें। कहा जा रहा है कि सेहत कार्ड वहाँ पे बांटे जा रहे हैं, तो आपको जो है वक्त दरकार है। जितने ज़्यादा दिन मिलेंगे उतना ज़्यादा आप काम करवा सकेंगे, सेहत कार्ड बांट सकेंगे, जिससे आपकी पोजीशन, आपकी पार्टी की पोजीशन मुस्तहकम होगी। ये इल्ज़ाम लग रहा है आपकी पार्टी पे इलेक्शन डिले करवाने के लिए। देखिए, जहाँ तक पार्टी पोजीशन का ताल्लुक है, हमारी पोजीशन अब आज भी मजबूत है अल्लाह के फजल से। ये ऐसी कोई बात है नहीं। और आपको पता है कि अभी तक कोई भी पॉलिटिकल लीडर जो है वो अभी तक जो फाटा के अजला है उसमें नहीं जा चुका है, सिवाय वज़ीर आज़म इमरान खान के और वज़ीर आला महमूद खान के अलावा तो कोई पॉलिटिकल लीडर वहाँ पे गया भी नहीं अभी तक। सारी कैंपेन तो हमने चलाई है, तो हमें तो कोई मसला नहीं है। देखिए, ये इस तरफ कभी ना ले जाया आप खुद कह रहे हैं इमरान खान साहब ने कैंपेन चलाई है, वजीर आजम गए हैं, जलसे किए हैं बड़े बड़े, लेकिन वहां तो कोई सिक्योरिटी थ्रेट हमें नजर नहीं आया। उस वक्त तो आप लोगों ने कहा नहीं सिक्योरिटी थ्रेट है, इसलिए वजीर आजम वहां ना जाएं, बड़े बड़े जलसे ना करें। किए आपने जलसे? बात का जवाब आप खुद ही दे रहे हैं। जी, मैं आपको बात अगर सुन ले तो मेहरबानी होगी। जब ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ था, इस जगह पे हाथ नहीं डाला गया था। मैं तो आपसे कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, अब चूंकि वो इलाका हमने क्लियर करना है। सर, कौन सा इलाका है, जरा मुझे मखसूस बता दीजिए कि कौन सा इलाका है जो क्लियर करना है। आप जो कह रहे हैं कि एक इलाका रह गया है, सिर्फ वहां पे हमने ऑपरेशन करना है। नॉर्थ वजीरिस्तान जी, नॉर्थ वजीरिस्तान का ये इलाका है जो बिल्कुल अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ लगा हुआ है, बिल्कुल टच है। और ये इलाका जो है ये पूरा का पूरा इस वक्त है, लोग वहाँ पे मौजूद है। इसकी मौजूदगी का भी आपको अंदाज़ा होना चाहिए जो शिद्दत आ रही है जी। और पाक फौज ने फैसला किया कि इस इलाके को क्लियर करना है। तो उस इलाके को क्लियर करना जैसे शुरू हुआ, उनकी तरफ से रेजिस्टेंस शुरू हो गई। तो अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि लोग जो है वो सॉफ्ट टारगेट की तरफ चले जाएं। तो ऐसा ना हो कि हम कहीं इज्तिमात शुरू करें और एकदम बहुत बहुत शुक्रिया। शौकत यूसुफजई साहब कह रहे थे कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट इस वक्त ऑपरेशन जारी है नॉर्थ वजीरिस्तान के एक इलाके में, जहां पे फौज चाहती है कि इलाका पहले क्लियर करवाया जाए। और इसी रिपोर्ट की वजह से ही खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने यह खत लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। वो चाहते हैं कि इंतखाबात में 20 दिन डिले कर दिए जाए, 20 दिन मुलतवी हो जाए, ताकि उस वक्त तक ये मसाइल पर काबू पाए जा सके। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।